आदरणीय वकील साहिबान, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सीआरपीसी का रोज़ाना एक अध्याय कर रहे हैं, लेकिन आज हम अध्याय नंबर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स करेंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए 40 से 50 सेक्शन आज करेंगे, ये जबकि 40 से 60 सेक्शन इसके अंदर आते हैं। तो क्योंकि कई आदमियों ने मुझे मैसेज किए हैं कि लंबा लेक्चर जो है वो ठीक नहीं रहता, लेक्चर को थोड़ा सा छोटा किया जाए, इसलिए उन मैसेजेस को ध्यान में रखते हुए कि लेक्चर को जो है थोड़ा छोटा करते हुए 40 से 50 सेक्शन 10 सेक्शन का आज हम अध्ययन करें। सेक्शन 41 क्या कहता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा ये रहेगा कि लेक्चर को सुनते दफ़ा आप बेयर एक्ट अगर आपके पास है तो उसका साथ साथ अध्ययन करें, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल है और इसमें 9 बातें बताई गई है कि 9 आइटम्स में कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे कि पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। किस किस को अरेस्ट कर सकता है? हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक पुलिस ऑफिसर की हाजिरी में यदि वो संज्ञापराध करता है, संज्ञापराध की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2C के अंदर, और बी के अंदर कहा कि अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और ए रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट्स दैट he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine if the following conditions are satisfied। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर यह कहता है कि यदि उसको कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली है या विश्वसनीय सूचना मिली है और विश्वसनीय शक है उसको कि भाई इस आदमी ने ये कॉग्निजेबल जुर्म किया है और जिसकी सज़ा 7 साल या 7 साल तक हो सकती है, बिलो 7 या 7 तक हो सकती है, लेस देन 7 ईयर्स और बीच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 7 साल तक हो सकती है, तो उसमें वो किन कारणों से पकड़ सकता है। इसके साथ जो है सेक्शन 41 में जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हमने सीआरपीसी का सेक्शन 155 और 156 सीआरपीसी भी साथ में पढ़ना होगा। लेकिन मैं पहले इन कारणों को बता दूं, जब रेलेवेंट टाइम आएगा तो सेक्शन 155 और 156 पर भी चर्चा करेंगे। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है इसका कि पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस। जब पुलिस ऑफिसर को ये विश्वास हो जाता है या उसके पास शिकायत है, जानकारी है या संदेह के आधार पर वो विश्वास करने का एक कारण मानता है कि इसने अपराध किया है, तो उसको अरेस्ट कर सकता है। उससे अगला सब सेक्शन है कि पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। जब उसको ये विश्वास हो जाए कि अरेस्ट करना अनिवार्य है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया तो कोई फर्दर ऑफेंस कर सकता है। जैसे मान लिया कि एक लड़की बदमाशी करती हुई या रेप के केस में या सहमति से दुष्कृत्य करती हुई मिल गई और उनके घर वालों ने उसको जो है कमरे में बंद कर दिया, सूचना पुलिस को होगी, तो यहाँ पर यह अनिवार्य है कि कहीं वो रात को सुसाइड ना कर ले। फर्दर ऑफेंस को टालने के लिए उसका अरेस्ट किया जाना ज़रूरी है। या लड़की की बात आई, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, वैसे तो रेलेवेंट इसका सेक्शन आएगा अभी, लेकिन यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, किसी भी महिला को दिन छिपने के बाद और सूरज निकलने से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता, मीनिंग देयर बाय रात को। तो ये, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि ये एक
ऐसी स्थिति है कि उसको अगर अकेला कमरे में छोड़ दिया जाए और वहाँ सुसाइड के चांस हैं, फिर इसलिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है। या कोई ऐसा आदमी है जिसने कोई ऐसा घृणित अपराध कर दिया, उसको उस समय छोड़ दिया जाए, अरेस्ट ना किया जाए, तो अगला संभावित कोई ऑफेंस हो सकता है, तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, और सही अन्वेषण करने के लिए अपराध की आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद द एविडेंस। आपने देखा होगा कि कई बार जब जमानत की दरख्वास्त दी जाती है तो मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स अपनी दरख्वास्त के अंदर लिखते हैं कि ही विल नॉट टेम्पर विद द एविडेंस, और जज साहब भी यही लिखते हैं कि सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन दैट ही विल नॉट टेम्पर विद द एविडेंस। अब टेम्पर विद द एविडेंस क्या है? एविडेंस एक्ट के अंदर इसका प्रोविज़न है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। टेम्पर विद एविडेंस के मायने क्या है कि एक आदमी किसी को प्रलोभन देता है कि मैं आपको इतने रुपए दे दूँगा, आपने स्टेटमेंट नहीं देनी है उस दिन। या दूसरा जो है उसको थ्रेट देता है कि इन केस यू विल डिपोज अगेंस्ट मी आई विल किल यू। तो ये जो है टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस है, ये है टेम्पर विद द एविडेंस। तो इसलिए जब किसी को यह एक आदमी दरख्वास्त दे देता है थाने में, या एक आदमी जज को दरख्वास्त दे देता है, मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे देता है कि सच एंड सच पर्सन इज थ्रेटनिंग मी दैट इन केस यू विल डिपोज अगेंस्ट हिम ही विल किल यू, तो इस सारे के ऊपर जो है मजिस्ट्रेट कैन पास एन ऑर्डर दैट ही शुड बी ब्रॉट इन कस्टडी एंड प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू हिम। तो अगला है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम टेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमाइज टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिसस्वेड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर। इसी बात को मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। फिर अगली बात है एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वैन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। इस आधार पर भी अरेस्ट किया जा सकता है कि अदालत में उसकी हाजिरी अपेक्षित है फलां तारीख को, और पुलिस वाले को ये संदेह हो जाता है या विश्वास हो जाता है कि ये उस दिन पेश नहीं होगा अगर इसको आज अरेस्ट नहीं किया तो उस सूरत में भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग। जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो वो उसके कारण देगा कि इन कारणों से इसकी गिरफ्तारी कर रहा हूँ, और ये गिरफ्तारी के जो कारण हैं वो उसने लेखबद्ध करने पड़ेंगे अपनी डायरी के अंदर। और अगली बात इसके अंदर क्या है कि प्रोवाइडेड दैट पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस where arrest of a person is not required under the provisions of the subsection record the reasons in writing for not making the arrest। यदि मान लिया कि किसी ने शिकायत की कि दिस इज द मैन जिसने ये जुर्म किया है, और उसने उसको से बातचीत की, तफ्तीश की और उस अन्वेषण किया, और उस अन्वेषण में उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये दोषी नहीं है, तो ही मे रिलीज हिम, वो उसको छोड़ सकता है। लेकिन जब वो उसको छोड़ेगा तो ये कारण भी वो अपनी डायरी में लेखबद्ध करेगा, लिखेगा। उसके बाद नया सेक्शन इनकॉर्पोरेट हुआ है बी ए जहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ है, मैं इसका थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा कि सेक्शन 1 का सब सेक्शन बी 7 साल तक की सज़ा के लिए था, और ये नया इनकॉर्पोरेट कर दिया, और इसके अंदर ये कह दिया गया against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to police more than 7 years. Sorry, BA was inserted as under, as I speak, I am reading from the book, against whom credible information has been received that he has committed a cognizance offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with a death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the offence। अब
वहाँ पर जो है 7 साल तक की थी, यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी आ गया। मीनिंग देयर बाई बिकॉज इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड सब्सिक्वेंटली इन 2010, 1/11/2010 को जो है ये अमेंडमेंट आई थी एक्ट नंबर 41 ऑफ 2010 के तहत, और उस समय यह इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसलिए जो है उसको बी को और इसको इफ़ इट इज़ रेड टुगेदर, तो मीनिंग देयर बाई क्या हुआ कि 7 साल वाले को भी पकड़ सकते हैं और लाइफ वाले को भी पकड़ सकते हैं, डेथ वाले को भी पकड़ सकते हैं। तो मीनिंग देयर बाई एवरी पर्सन कैन बी अरेस्ट। तो इसलिए उस सेक्शन को डिलीट नहीं किया गया या उसमें वो नहीं किया गया, ये नया सेक्शन ऐड कर दिया 2010 में। तो इसलिए इस दोनों को अगर इकट्ठा पढ़ते हैं, एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड। और अगला क्या कहा, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करती है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ गया बाय द स्टेट। अब बाय द स्टेट का अर्थ क्या है, जैसे टाडा एक्ट है, उसके अंदर जो है स्टेट ने कह दिया कि जो आदमी ऐसा हथियार लेकर के ये करता है ही कैन बी अरेस्टेड। उस एक्ट के अंदर ये सारी बात स्टेट गवर्नमेंट ने कह दी। तो इसी प्रकार से एक आदमी सेक्शन 82 सब सेक्शन 4 के तहत जो है अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो चुका है तो उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है। इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन। जब किसी आदमी के पास ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है जिसके ऊपर ये संदेह है कि ये चोरी की है, ही कैन बी अरेस्टेड, तो उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है। व्हेन ही ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, पुलिस वाला कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके कर्तव्य के निर्वहन में वो बाधा पैदा करता है, ही कैन बी अरेस्टेड। या वो क्या करता है कि वो बच निकल करके भागने में किसी की मदद करता है या स्वयं भागना चाहता है ऑफेंस करके, ही कैन बी अरेस्टेड। उसके बाद हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। भारत सरकार की किसी भी जल थल वायु किसी भी सेना का कोई भी भगोड़ा, डिजर्टर के माने भगोड़ा, कोई भी भगोड़ा व्यक्ति जो बिना नाम कटवाए बिना परमिशन के उसको छोड़ करके आ रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद जी है, हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। यहाँ पर एक शब्द आया है एक्स्ट्राडिशन, EXTRADITION, एक्स्ट्राडिशन। इसके माने है कि दो देशों के बीच में संधि होती है, एक आदमी को भारत का रहने वाला है और उसने जा करके दूसरे देश में ऑफेंस कमिट कर दिया, वहाँ पर उसकी पेनल्टी डेथ पेनल्टी नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर डेथ पेनल्टी है। तो मतलब उन देशों के बीच में समझौता होता है कि वो उसके एक्यूज्ड को दूसरे देश को देगा, इसे एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। तो इसलिए ये सोच करके चाहे उसने जुर्म कहीं भी किया है, ही कैन बी ट्राइड इन इंडिया एज पर द लॉ, कि भाई मानो उसने ऑफेंस हिंदुस्तान में ही किया है, ये समझते हुए उसको यहाँ ट्राई किया जाएगा। उसके बाद है हु बीइंग रिलीज्ड कन्विक्ट, ध्यान से शब्द को सुनेंगे, हु बीइंग ए रिलीज्ड कन्विक्ट commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 356। 356 में क्या है, 356 5 में एक आदमी का रेजिडेंस है और वो रिलीज किया हुआ है, कन्विक्टेड है, रिलीज किया हुआ है, पैरोल पर आया हुआ है या किसी उससे आया हुआ है,
और उसने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस को चेंज करता है, बदलता है बिना सूचना के, ही कैन बी अरेस्टेड। इसका अर्थ ये है। इसके बाद है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन। शब्द रिक्विजिशन है, रिक्विजिशन के ऊपर ध्यान देंगे। रिक्विजिशन क्या है? हुज अरेस्ट any requisition whether written or oral has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। अब रिक्विजिशन क्या है कि एक आदमी ने हरियाणा के अंदर जो है जुर्म किया और वो जाकर के उत्तर प्रदेश में छुप जाता है, तो हरियाणा का पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी को ये कह सकता है कि हमारा फला फला दोषी आपके ज़िले में रह रहा है और आप उसे अरेस्ट करके हमारे को सौंपिए। तो दिस इज़ कॉल्ड रिक्विजिशन। इसे रिक्विजिशन कहते हैं, या मतलब उसको वो अरेस्ट करके और आप उसको दे देंगे। अब जो दूसरा इसका भाग है उसको देखेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन कंसर्न्ड इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of the magistrate। अब क्या है कि जैसे एक आदमी सेक्शन 42 के अंदर आप देखेंगे कि उसमें आया है, और टाइम के ऊपर मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि एक लड़का लड़की जो है 109 में गिरफ्तार हो गया। जो 109 में गिरफ्तार हो गए ना, 41(2) में गिरफ्तार हो गए, 109 में गिरफ्तार हो गए, 110 में गिरफ्तार हो गए, तो 41(2) वाले के लिए तो खास बात यह है कि उसके ऊपर 167(2) जो है इज़ नॉट एप्लीकेबल। जो है वो अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करके उसको पेश किया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे उसने पता नहीं बताया था, उसने पता बता दिया। 24 घंटे के अंदर जो है आपने उसका पता सर्टेन कर लिया, फिर उसको जो है मतलब अदालत में पेश कर दिया। अदालत जो है 167(2) वाली प्रक्रिया उसमें नहीं होगी, कोई चालान वगैरह कोई पेश नहीं किया जाएगा। दोज आर नॉट एप्लीकेबल। और 42 क्या कहता है, मतलब यहीं पर हम इसका थोड़ा सा वो कर लेते हैं। अरेस्ट ऑन रेफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, जब वो अपना नाम और पता नहीं बताता तो सेक्शन 42 ये था। तो इसने कहा सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ सेक्शन 42 के तहत जो है मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब उसने कोई कमिट किया है और ऐसी कोई सूचना है कि कोई अज्ञात आदमी वहाँ पर कोई गलती करने जा रहा है, तो उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है या बिना ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट किया जा सकता है। अब 41A जो है इससे अगला सेक्शन है कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। जिन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता था, ये मैंने बताया कि 9 कैटेगरीज हैं, इसके तहत इनको अरेस्ट किया जा सकता था। अब एक कैटेगरी ये आई कि इससे अलग अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के सामने जो है पेश होने के लिए नोटिस दिया जाएगा। जो 41(1) में फाल नहीं करे, उससे अलग जो बच गए उनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, और उसमें क्या होगा कि वो फला तारीख को फला टाइम पर मेरे सामने पेश हो। नोटिस के अंदर ये सारी बातें लिखी जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि यदि वो आदमी नोटिस प्राप्ति पर पेश होता है और उस नोटिस की कंप्लायंस कर रहा है, ही विल नॉट बी अरेस्टेड। तीसरा क्या कहता है कि अप टू व्हेन ही कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। और 4 में क्या कहा कि इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द नोटिस देन ही कैन बी अरेस्टेड एंड विल हैव बीन पास्ड by a police officer may subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf arrest him for the offence mentioned in the notice।
फिर वो उसको अरेस्ट कर सकता है अगर वो उनकी बात नहीं माने। तो ये जो है सेक्शन 41A के अंदर ऐसा कहा गया है। अब 41B को देखेंगे कि जब पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या है और ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिसर क्या है। तो इसको हम सेक्शन 41B के साथ साथ सेक्शन 50A और 54 को भी पढ़ेंगे। सेक्शन 50 और 54 का पढ़ना भी अनिवार्य है। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट सेल क्या क्या करेगा कि वो अपना एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। फैसिलिटेट मतलब जब वो जाएगा तो अपना बैज वगैरह सब कुछ लगा कर जाएगा, प्रॉपर किट में जाएगा, प्रॉपर ड्रेस में जाएगा, और उसके बाद जो है जब वो अरेस्ट करेगा तो प्रिपेयर है मीमो ऑफ अरेस्ट। मीमो ऑफ अरेस्ट जब तैयार की जाएगी तो एक आदमी उसके परिवार का उस पर गवाह रखा जाएगा कि वह इसकी हाजिरी में यह आदमी अरेस्ट किया गया। यदि घर का आदमी कोई अवेलेबल नहीं है तो फिर मतलब रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी का जिम्मेदार आदमी होगा। और यहाँ पर एक अनिवार्य बात ये है कि सब सेक्शन 2 के अंदर यह बात कह दी कि उसके ऊपर काउंटर साइन होंगे उस आदमी के जो अरेस्ट किया गया है। इफ ही डज नॉट बियर द काउंटर सिग्नेचर ऑन द मेमो ऑफ अरेस्ट देन दिस मेमो ऑफ अरेस्ट इज ऑफ नो यूज। फिर ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि दो आदमी हो सकता है कि रिस्पेक्टेबल ऑफ विलेज जिसको हम कह रहे हैं या लोकेलिटी जिसको कह रहे हैं वो पुलिस का आदमी हो, उसके घर वाले के नहीं कराए और बाहर के आदमी के करा लिया, जिस आदमी को अरेस्ट किया उसके दस्तखत नहीं कराए। तो मेमो ऑफ अरेस्ट के ऊपर जो है उस आदमी का भी काउंटर साइन होना जरूरी है। और यहाँ एक विशेष बात यह है कि जब किसी आदमी को अरेस्ट किया जाएगा और उनके घर का कोई आदमी नहीं है तो वो उससे पूछा जाएगा कि आपकी सूचना किसको दी जाए। तो वो जिस रिश्तेदार का या मित्र का जिसका नाम लेता है ही विल बी इंटीमेटेड। और ये बात जो है 1991 सुप्रीम कोर्ट 2176 पेज है, जो दिल्ली जुडिशल सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस था। इसके अंदर जो है एक जज को पकड़ा था, और जज को पकड़ा था तो मतलब इसमें ये सारी की सारी ये बातें बताई गई हैं कि जज को भी पकड़ने के लिए क्या क्या करना है, किसको क्या सूचना देनी है, किसको क्या नहीं देनी है। और इसके ऊपर एक गाइडलाइंस दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 सुप्रीम कोर्ट 1349 के ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू सी दैट रिक्वायरमेंट आर कंप्लीटेड विद आर नॉट। जो ये रिक्वायरमेंट हैं सेक्शन की क्या ये पूरी की है या नहीं की, ये बात जो है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर जो है डिस्कस की गई हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी है कि मैजिस्ट्रेट विल इंक्वायर इनटू द मैटर एंड विल सी वेदर द कंडीशंस और रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड आर नॉट, आर कंप्लाइड आर नॉट। तो एक जो है जब अरेस्ट कर लिया, मेमो बनाई गई, तो यहाँ पर एक बात और कही गई है, इंडिपेंडेंट विटनेस को अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो अरेस्ट एंड सीजर बिकम्स डाउटफुल व्हेन नो एफर्ट इज मेड बाय द पुलिस टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंट विटनेस। तो ये जो शब्द था कि उसके घर का या मतलब लोकेलिटी का आदमी होना चाहिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो सेक्शन 100 आएगा, उसके अंदर जो है मतलब ये सारा का सारा प्रोसीजर बताया गया है। तो ये 1989 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 127 दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। इस तरीके से आगे देखेंगे क्या कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट्स सेक्शन 41C है। जब किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो सरकार द्वारा हर ज़िले के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, और ये कंट्रोल रूम जो है स्टेट लेवल पर भी हैं।
तो जब भी किसी आदमी को पकड़ा जाएगा तो उस पकड़े जाने वाले आदमी का नाम, पता, ऑफेंस कंट्रोल रूम के बाहर जो है, जो ज़िले में है, वहाँ पर चस्पा किया जाएगा, लगाया जाएगा कि सच एंड सच पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड बाय सच एंड सच पुलिस ऑफिसर, कि किस ऑफिसर ने पकड़ा है और किस ऑफेंस में पकड़ा है और कौन पकड़ रखा है, ये सारा का सारा नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले जाते हैं गांव में, छापा मारा, आदमी को पकड़ा और के ना यूँ बताया कि किसने पकड़ा, ना यूँ बताया कि किस ऑफेंस में पकड़ा, तो आप वहाँ पर रेसिस्ट कर सकते हो उसको। तो और वो उन्होंने बताना पड़ेगा, लिख कर देना पड़ेगा कि इस आदमी को हम किस ऑफेंस में पकड़ रहे हैं और किस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहे हैं। और जो वो अरेस्ट किया जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि 41C के तहत हेडक्वार्टर पर बाहर चस्पा किया जाएगा और स्टेट में भी उसकी सूचना की जाएगी। तो 41D है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। शब्द है ऑफ हिज चॉइस। आपने देखा होगा कि कई बार आदमी को पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के बाद जो है मतलब वकील को फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लीगल एड का वकील बुला देते हैं। लेकिन यदि एक्यूट ये कहता है कि मैं तो फला वकील की हाजिरी में अपना वो करूँगा, आई विल ब्रिंग माई ओन एडवोकेट, तो उसकी चॉइस का एडवोकेट जो है उसकी हाजिरी में इन्वेस्टिगेशन होगी और उसकी हाजिरी में ये सारा काम किया जाएगा। और ये फंडामेंटल राइट है उसका। पुलिस कस्टडी भी उसके अंडर रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इट इज़ द फंडामेंटल राइट इनहेरेंट अंडर आर्टिकल 21 और 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम सेक्शन 42 की तरफ आते हैं। सेक्शन 42 जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था 40 सब सेक्शन 2 में, अब इसका हवाला आया था। 42 को देखते हैं कि क्या है। अरेस्ट ऑन रेफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। जब कोई आदमी अपना नाम, पता पुलिस ऑफिसर की हाजिरी में देने से इनकार करता है और ये है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रखा है और उसके मांगने पर भी नाम पता नहीं देता, तो ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम एंड रेजिडेंस मे बी असर्टेन्ड, कि उसके नाम और पते का पता किया जा सके, इस उसके लिए पकड़ा जा सकता है। व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैज बीन असर्टेन्ड, उसको पकड़ लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसका सही पता करना है कि क्या ये वहाँ का है। तो सही पता जो लग गया, ही शैल बी रिलीज ऑन एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड विद आर विदाउट श्योरिटीज टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। यदि ज़रूरी है कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है तो उससे बॉन्ड भरवा करके, वैसे बेल करने का काम जज साहब का है, लेकिन यहाँ पुलिस अधिकारी से के बारे में कहा है कि ही विल गेट द बॉन्ड विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, जैसा भी हो, चाहे कि वह फला तारीख को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होना है। अब इसमें एक प्रोवाइडेड दिया है, प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट ऑफ इन इंडिया द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय द श्योरिटी और श्योरिटी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यदि मान लिया एक नेपाल का आदमी है, चाइना का आदमी है, जर्मनी का आदमी है, एंड ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस और इज अरेस्टेड हियर इन इंडिया, तो उसके श्योरिटी बॉन्ड जो है वो भारतीय आदमी को देने होंगे। तो जब भारतीय आदमी उसका वो देगा तो ही उसको रिलीज़ किया जाएगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल ईयर। उसके बाद सब सेक्शन 3 है 42 का, शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन्ड विद इन 24 आवर्स। मान लिया गया 24 घंटे के अंदर उसका सही पता हम नहीं निकाल पाए कि उसका नाम सही है कि नहीं है, उसका वो है, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, या वो अपना बॉन्ड भरने में असफल है। जैसे मान लिया बाहर का था, भारतीय बॉन्ड चाहिए, भारतीय बॉन्ड नहीं भर पाया, या दूसरे आदमी वो बॉन्ड नहीं भर पाया, तो इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू द नियरर मैजिस्ट्रेट। फिर उसको नज़दीक के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एंड द नेक्स्ट ऑर्डर विल बी पास बाय द ऑनरेबल कोर्ट। इसके लिए सेक्शन 57 जो है उसको भी साथ में पढ़ना है। सेक्शन 57 मैं क्यों कह रहा हूँ कि शब्द आया था इसमें तीसरे में विद इन 24 आवर। अब वो 24 आवर कहाँ लिखा हुआ है
24 घंटे के अंदर 24 घंटे के ऊपर क्यों जोर दिया जा रहा है? ये कहाँ लिख रखा है? तो इसका सेक्शन 57 के अंदर ये लिखा है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। उसी सेक्शन 57 के तहत जो है 24 घंटे के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंप्लीटेड। और यह बात आर्टिकल 22(2) में भी लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अब हम आर्टिकल 22(2) के का जिक्र किया, 57 का जिक्र किया, और इसको 42 के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अब मैं आपको सेक्शन 43 की तरफ ले चलता हूँ। सेक्शन 43 क्या कहता है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। प्राइवेट पर्सन भी, जो पुलिस वाला नहीं है, वो भी पकड़ सकता है। अगर किसी को ये शक होगा कि तो मानस मार के आ रहा है, उसको पकड़ के पुलिस के सामने पेश कर सकता है। किसी को ये पक्का कन्फर्म है कि इसने वो कांड कर रखा है या आदमी मार रखा है, तो वो उनको अरेस्ट करके पुलिस के सामने पेश कर सकते हैं। तो प्राइवेट पर्सन को भी पकड़ने का हक है। और वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, ये नहीं है कि वो पकड़ के अपना घर रोक दिया, ना ना ना, घर नहीं रोक सकता। वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ही ले जाना पड़ेगा उसको, और तुरंत वहाँ पर ले जा करके उसको पेश करेगा। और फिर पुलिस वाला जो है उस बात की वेरीफाई करके उसका रीअरेस्ट करेगा। अब सब सेक्शन 2 के अंदर जो है ना शब्द आया रीअरेस्ट। अब रीअरेस्ट वो पुलिस वाला करेगा, क्योंकि जो उस आदमी ने अरेस्ट किया था वो तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, वो तो अरेस्ट करके उसको वहाँ पेश ही कर सकता था। उसने पेश कर दिया, पेश करने के बाद जो है वो उसको रीअरेस्ट करेगा, फिर अगली कार्रवाई होगी। और 43 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है? इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट he has committed a non-cognizable offence and he refuses on the demand of police officer to give his name and residence, or gives a name or a residence which such person has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed an offence, he shall be at once released. यदि वो 43 में ये कहा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में उसको ये विश्वास है कि इसने कमिट किया है, और पुलिस वाला जो है उसका नाम पता मांगता है और वो देने से इनकार करता है या देने में असफल रहता है, तो वो उसको अरेस्ट करेगा सेक्शन 42 में दिए गए नियम के अनुसार। और यदि उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं पाई गई तो वो उसको तुरंत प्रभाव से छोड़ देगा। अब सेक्शन 44 जो है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट है। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट क्या है कि जब कोई आदमी मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में कोई जुर्म करता है, चाहे वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है लोकल जुरिडिक्शन, उसकी जुरिडिक्शन, ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट, वो खुद भी पकड़ सकता है, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरिन कंटेन्ड टू एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। अब वो बेल के काबिल जुर्म था तो बेल सब्जेक्ट टू बेल रूल्स, बेल के नहीं है तो मतलब अंदर जाएगा। तो इस तरीके से मैजिस्ट्रेट कैन आल्सो अरेस्ट एनी मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन इज प्रेजेंस विद इन इज लोकल जुरिडिक्शन। फिर यहाँ पर लोकल जुरिडिक्शन का जिक्र आया है। ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टांसिस टू इशू ए वारंट, और वो वारंट भी दे सकता है। तो वारंट देता है कि सच एंड सच पर्सन बी अरेस्टेड, तो लिखित आदेश है। तो अब जो है सेक्शन 45 है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, कि जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने दौरान ड्यूटी कोई जुर्म कर दिया एंड दे शुड बी अरेस्टेड और दे शुड नॉट बी अरेस्टेड। तो यहाँ पर पर्सन आता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 41 to 44 बोथ इंक्लूसिव नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन और purported to be done by him in the discharge of official duties except after obtaining the consent of the central government। भारत सरकार की अनुमति के बिना, भारत सरकार की सहमति के बिना उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जब भारत सरकार सहमति दे देगी तो ही उसको किया जा सकता है।
राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसे आदमी को जो व्यवस्था लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहाँ कहीं वे सेवा कर रहे हैं, उपधारा 1 का उपबंध उसके ऊपर लागू होंगे, तब वो उस उपधारा के संबंध में लागू जो होंगे, मानो आने वाली केंद्रीय सरकार अभिव्यक्ति के स्थान पर राज्य सरकार अभिव्यक्ति प्रतिष्ठित की गई थी। यानी मेरा कहने का इस पर तात्पर्य ये है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public order। यानी पब्लिक ऑर्डर जो है मेंटेन करने के लिए वो बाध्य थे। यदि उन्होंने कहीं तोड़ा है तो दे कैन बी अरेस्टेड। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फिर मान लिया गया एक आदमी ने कत्ल कर दिया, ये नहीं है कि आर्मी वाले आदमी को लाइसेंस मिल गया कि वो पकड़े ही नहीं जाएंगे। गांव में छुट्टी आ रहा था और उसने कत्ल कर दिया, ही विल बी अरेस्टेड। जब वो अरेस्ट होगा तो फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्शन है 475। अब 475 क्या कहता है कि फिर उस कमांडिंग अफसर को लिखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे आदमी ने इस तरीके से जुर्म किया है, वी शुड ट्राई और यू विल ट्राई। हम इसका मुकदमा सुना या तुम सुनोगे, और जो कुछ वो कहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि सेक्शन 45 के साथ 475 CRPC को भी पढ़ें। अब सेक्शन 46 क्या कहता है? अरेस्ट हाउ मेड, कि पकड़ा कैसे जाएगा, उसकी अरेस्ट जो की जाएगी तो उसका क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम shall actually touch or confine the body of a person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action। आदमी को बाजू पकड़ के हाथ लगा के कि भाई यू आर अंडर अरेस्ट, ये करना सफिशिएंट होगा, और इसके माने ये है कि ही हैज़ बीन अरेस्टेड एंड ही इज अरेस्टेड। अब वो आदमी अगर रेसिस्ट नहीं करता तो ऑल राइट, रेसिस्ट करता है तो रीजनेबल उसके ऊपर वो किया जाएगा। रीजनेबल शब्द क्या है कि एक आदमी को पकड़ लिया, यूँ नहीं कि वो उसका थगड़ी ला दी, बेड़ी ला दी, मतलब रस्सियाँ का चौकरता से बांध दिया और वह ये भय है कदे बाज दिया, नहीं, रीजनेबल जो है ना तरीके से उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो उसके बाद क्या कहता है कि मान लिया कि एक वोमेन अरेस्ट की है, provided that where a woman is to be arrested unless the circumstances indicate to the contrary her submission to custody। सॉरी, व्यवधान के लिए माफ़ी चाहेंगे। Provided that where a woman is to be arrested, unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require, or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the woman of the woman for making her arrest। ठीक है बिल्कुल। तो अगर वो औरत अननेसेसरी एफर्ट नहीं करती अरेस्ट के ऊपर, तो मतलब उसके लिए अरेस्ट करने के लिए मतलब कोई सख्ती का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि वो रेसिस्ट करती है या कोई और करती है, तो मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि उसको अरेस्ट करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी ही चाहिए। If such person forcibly resists or endures to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest। उसको अरेस्ट करने के लिए वो सारे साधन प्रयोग कर सकता है। वो सारे साधन क्या हैं? जैसे मैं यहाँ पर एक बहुत काम की बात बताना चाहूँगा कि यदि एक आदमी, ये नहीं है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है और उसने कोई ऐसा अपराध नहीं कर रखा
जिसकी सज़ा मौत है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ठार उसको गोली मार दी। केवल उसके ये ऐसी स्थिति केवल तब प्रयोग की जा सकती है जब उसने मानस मार रखा है और जिसकी डेथ पेनल्टी है और मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और फिर वो भागने का प्रयत्न कर रहा है, देन पुलिस कैन यूज द वेपन आल्सो। तो इसके ऊपर जो है ना, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस CCC काउंसिल ऑफ इंडिया अरेस्टिंग ऑफ ए फीमेल पर्सन के ऊपर AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 7 के ऊपर जो है ना पूर्ण विवरण दिया गया है कि औरत को कैसे अरेस्ट करना है। और उसके बाद सेक्शन 47 है, सर्च ऑफ ए प्लेस एंटर्ड बाई पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। यानी एक आदमी का वारंट ले लिया अरेस्ट का, और पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी है, और वो आदमी भाग करके किसी घर में बैठ जाता है, तो उसका पीछा करते हुए जो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पीछे है, ही हैज़ द राइट टू इनग्रेस, उस घर में अंदर जाने का उसको अधिकार है। लेकिन मान लिया गया वो उनके घर वाले उस पुलिस वाले का वो करते हैं, विरोध करते हैं, तो फिर सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर को वहाँ की खिड़की और दरवाज़ा या दीवार तोड़ करके अंदर घुसने का अधिकार है, प्रोवाइडेड दैट इफ सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ ए फीमेल। यानी वो आदमी भागता भागता एक ऐसे कमरे में बैठ गया जहाँ पर औरत सो रही है या औरत है, तो उस समय जो है ना उस औरत को ये मौका दिया जाएगा कि आपके रूम में फला फला आदमी है, आप बाहर आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ताकि उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और तब उस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा। तो इसी प्रकार से एनी पुलिस ऑफिसर और अदर person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of the house, a pursuit of offenders into other jurisdiction। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है और इसको नोट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये सेक्शन क्या कहता है कि आप किसी आदमी का पीछा कर रहे हैं, पुलिस वाले, वो हरियाणा के बॉर्डर से जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में या दिल्ली के बॉर्डर में प्रवेश कर गया, तो आप उसका पीछा करते करते यू कैन एंटर इन द टेरिटरी ऑफ दिल्ली प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बट ये नहीं है कि एक आदमी चोरी करके डाका मार गए, मानस मार गए और उत्तर प्रदेश या दिल्ली सरकार की टेरिटरी में बस गया या रह रहा है, तो आप बिना परमिशन या बिना वारंट के वहाँ एंटर कर जाओ। पीछा करते करते आपको लाइसेंस है कि ऑल ओवर इंडिया किसी भी टेरिटरी में जा सकते हो। लेकिन अगर पहले कर रखा है आदमी वहाँ रह रहा है, तो देन यू विल हैव टू सीक द हेल्प ऑफ दैट एरियाज पुलिस, यू विल हैव टू सीक द वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। वेयर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल। और वो उसको बताएगा कि भाई तेरे को हमने इस ऑफेंस में पकड़ा है और तेरा बेल का हक है या नॉन बेलेबल है, तो आप जो है अपने जमानती शनाख्तियों के लिए आप कह सकते हो, वो कर सकते हो। तो उसका मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस अधिकारी उसको ये बताएगा कि तू किस जुर्म में अरेस्ट किया है, तेरा बेल का क्या हक है। तो सेक्शन 50A जो है दिया है, उसका मैं थोड़ा सा फिर बताना चाहूँगा कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा दिया है यहाँ टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड shall forthwith give the information regarding such arrest or place where the arrest person is being held to any of his friends, relatives or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information। मैंने पीछे बताया था कि जिस किसी आदमी को अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट करने के बाद ज़िले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन कंट्रोल रूम के बाहर जो है लिखा जाएगा कि कौन आदमी अरेस्ट करके कहाँ रखा गया है और किस ऑफेंस में रखा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है
जिस आदमी को जब अरेस्ट किया गया है तो उस अरेस्टेड पर्सन को उसकी सूचना दी जाएगी, मेमो तैयार किया जाएगा, उसकी एक कॉपी उसको दी जाएगी और द पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर सब सेक्शन 1 एज सुन एज ही इज़ ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। और जो ही वो पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तो उसको सारी के सारे वो बताई जाएंगी और पुलिस थाने के अंदर रोज़ नामचा यानी बुक इज़ केप्ट इन द पुलिस स्टेशन, उसके अंदर जो है उसकी एंट्री की जाएगी कि ये आदमी जो है हमारे पास अरेस्ट किया गया है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट बिफोर whom such a arrested person is produced to satisfy himself that the requirement of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person। यानी जो आदमी अरेस्ट हुआ है तो जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू वेरीफाई और टू सी कि वेदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विद बाय द पुलिस आर नॉट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।